हेलो एवरीवन। आज हम लोगों का थर्ड लेक्चर है क्लास 11th अकाउंटेंसी का, और हम लोग अपना पहला चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ रहे थे। उसी को हम लोगों को कंटिन्यू करना है। पर बिफोर कंटिन्यूइंग आवर थर्ड क्लास, सबसे पहले हम लोग जो फर्स्ट 2 क्लासेस में पढ़े हैं उसका एक छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं, सो डैट कि जब आज हम लोग थर्ड क्लास कंटिन्यू करेंगे तो हम लोगों का माइंडसेट एकदम प्रॉपर रहेगा, हम लोग का प्रॉपर रिवीजन के साथ रहेगा। तो देखिए बच्चों, हम आप लोगों के लिए बोर्ड पे पूरा तैयारी करके आए हैं। हम आपको पूरा का पूरा यहाँ पर लिख के दे दिए कि भाई हम लोग को कौन कौन सा डेफिनेशन एक्चुअली अभी पढ़ना है, जिसमें से टिल हम लोग डेफिनेशन नंबर 11 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो पहले ये फर्स्ट 11 हम लोग क्विकली रिवाइज कर लेते हैं एंड फिर उसके बाद हम लोग आगे का चीज पढ़ाई करेंगे। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोगों का डेफिनेशन था एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब क्या था बच्चों? एक्सपेंसेस का मतलब था वो अमाउंट जिसको एक पर्टिकुलर पीरियड में इंकर करते हैं ताकि बेनिफिट भी हमको उसी पीरियड में मिले। इंपॉर्टेंट बात क्या था? बेनिफिट भी हमको उसी पीरियड में मिले। नेक्स्ट फिर हम लोग ये पढ़े थे कि एक्सपेंसेस 2 टाइप्स का होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या था? वो सारे का सारा खर्चा जो प्रोडक्शन या परचेज से रिलेटेड हो, वो सारे का सारा खर्चा क्या था? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंड व्हाट अबाउट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस? इसमें ट्रू इंडियन वाला डेफिनेशन था कि दोज एक्सपेंसेस विच आर नॉट डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर हम लोग नेक्स्ट बात किए थे कि एक्सपेंसेस का पेमेंट करना पड़ता है और उस दौरान 2 सिचुएशन अराइज हो जाता है जिसका नाम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। हम लोगों ने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में क्या पढ़ा था? वो सारे का सारा खर्चा जिसका हमने बेनिफिट ले लिया है पर पेमेंट नहीं किया है, उसको क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एंड व्हाट अबाउट प्रीपेड एक्सपेंसेस? वो सारे का सारा खर्चा जिसका हमने पेमेंट कर दिया है पर बेनिफिट नहीं मिला है। नेक्स्ट फिर हम लोग पढ़े थे एडवांस वर्सेस प्रीपेड। एडवांस का मतलब क्या था? बिफोर एंटरिंग एनी एग्रीमेंट, अगर हम कुछ पैसा लेते हैं या देते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? एडवांस। लेकिन एग्रीमेंट एंटर करने के बाद अगर कुछ लेते हैं देते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? प्रीपेड। फिर हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा था डेटर्स का। डेटर्स का मतलब क्या था बच्चों? वो पर्सन जिनको हम उधार में गुड्स और सर्विसेज देते हैं ड्यूरिंग नॉर्मल कोर्स ऑफ टाइम। वो पर्सन जिनको उधार में हम गुड्स और सर्विसेज बेचते हैं, प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग नॉर्मल कोर्स ऑफ टाइम, ड्यूरिंग नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, तो उसको क्या बोला जाता है? डेटर्स बोला जाता है। एंड सेम अगर जिनसे ले उनको क्या बोलेंगे? क्रेडिटर। वो पर्सन जिनसे हम उधार में गुड्स और सर्विसेज लेते हैं ड्यूरिंग नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा क्रेडिटर। फोर्थ, रेवेन्यू का मतलब क्या पढ़े थे? मोटा मोटी तौर से रेवेन्यू का मतलब क्या था कि जो माल बेचकर हमको पैसा मिला, सर्विस प्रोवाइड करके जो हमको पैसा मिला, या फिर कोई ग्रॉस अर्निंग हुआ, लाइक हमको इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड मिला, तो दीज आर व्हाट? रेवेन्यू, ग्रॉस इनफ्लो। या तो हमको मिल गया, या तो हमको मिलना है, या फिर हमको किसी और रूप में मिला। हम लोग रेवेन्यू का डेफिनेशन पढ़े थे ना। रेवेन्यू का डेफिनेशन क्या था? ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश। या तो रुपया आ गया, ठीक है, या था फिर क्या था? रिसीवेबल। रिसीवेबल का मतलब क्या था? कि आया नहीं है, आना है। और फिर क्या था? और अदर कंसिडरेशन। अदर कंसिडरेशन का मतलब कि हमने जो माल बेचा, हमने जो सर्विसेज प्रोवाइड किया, उसके बदले हमको कंसिडरेशन कैश में नहीं आया है, कंसिडरेशन अदर देन कैश आया। जैसे हम एग्जांपल लिए थे कि हमको आप लोगों ने मोबाइल दे दिया, राशन दे दिया, ठीक है, गोल्ड दे दिया, तो दैट वाज द डेफिनेशन ऑफ रेवेन्यू। तो रेवेन्यू का मतलब क्या था? ग्रॉस इनफ्लो, ठीक है। फिर अगर हम रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस करते थे तो क्या आता था बच्चों? इनकम। सिंपल सा था इनकम का मतलब। तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज एन इनकम। उसके बाद हम आपको बताए थे कि इनकम भी 2 तरह का होता है। अगर आप रेगुलर एक्टिविटी से बिजनेस करो, अगर आपका बिजनेस करना रेगुलर एक्टिविटी है तो रेगुलर एक्टिविटी से होने वाला फायदे को क्या बोला जाता है? प्रॉफिट। और अगर आपको इरेगुलर एक्टिविटी से फायदा हो गया तो उसको क्या बोला जाएगा? गेन। अगर आपको रेगुलर एक्टिविटी से फायदा हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? प्रॉफिट। और अगर इरेगुलर एक्टिविटी से फायदा हो गया तो क्या बोलेंगे? गेन। सिंपल। हम बिजनेस कर रहे हैं, हमको फायदा हो रहा है, दैट इज प्रॉफिट। लेकिन अगर हम लॉटरी टिकट खरीदे और मेरा लॉटरी इनकम लग गया तो फिर उस केस में वो जो मेरे को पैसा मिलेगा वो क्या कहलाएगा? गेन। नेक्स्ट फिर हम लोग पढ़े थे अक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अक्रूड इनकम का 2 डेफिनेशन था। नंबर 1 डेफिनेशन क्या था बच्चों? अक्रूड इनकम का वो इनकम जो अक्रू हो गया है, अराइज हो गया है, लेकिन ड्यू नहीं हुआ है इसलिए रिसीव नहीं हुआ है। वो इनकम जो अक्रू हो गया है, अराइज हो गया है, लेकिन ड्यू नहीं हुआ है इसलिए रिसीव नहीं हुआ है। बैंक एफडी वाला एग्जांपल, हम लोग बैंक एफडी वाला क्या एग्जांपल लिए थे?
कि मान लीजिए हमने 1 अप्रैल को एफडी करवाया 1 साल के लिए, ठीक है, और उस केस में मेरे को उस केस में हम इंटरेस्ट के लिए एलिजिबल कब होंगे? हम उस केस में इंटरेस्ट के लिए एलिजिबल होंगे 31 मार्च में, 1 साल के बाद, है कि नहीं? लेकिन देखा जाए फॉर द टाइम बीइंग 1 अप्रैल से लेकर आज तक इतने दिन का तो इंटरेस्ट बना होगा, लेकिन चूंकि ड्यू नहीं हुआ है, क्योंकि एलिजिबल नहीं है। एलिजिबल कब होंगे? ड्यू कब होगा? 31 मार्च को। तो चूंकि आज एलिजिबल नहीं है, आज ड्यू नहीं हुआ है, इसलिए रिसीव नहीं हुआ है। बट द थिंग इज कि 31 मार्च को जब हम एलिजिबल हो जाएंगे, ड्यू हो जाएगा, तो उस दिन या उसके बाद वाले दिन हमको इंटरेस्ट मिल जाएगा। और दूसरा अक्रूड इनकम का क्या डेफिनेशन देखे थे? वही स्टाफ वाला उल्टा एग्जाम्पल लेकर, ठीक है, कि सपोज हमने अपने स्टाफ को 12 महीने खटाया, है कि नहीं, और 11 महीने का सैलरी दिया, तो 1 महीने का जो हमने सैलरी नहीं दिया वो मेरे लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था, मेरे स्टाफ के लिए अक्रूड इनकम था। मतलब वो इनकम जो अक्रू हो गया, अराइज हो गया, ड्यू भी हो गया, पर रिसीव नहीं हुआ। और हम आपको क्रक्स में हिंदी में लिखवाए थे कि अक्रूड इनकम का मतलब क्या था? वो इनकम जिसके हम हकदार हैं पर मिला नहीं, वो इनकम जिसके हम हकदार हैं पर मिला नहीं। और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या था? वो इनकम जिसके हम हकदार नहीं लेकिन हमको पहले मिल गया। जैसे भाई स्टाफ वाला एग्जांपल ले लो, हम आपको बोले थे कि हम अपने स्टाफ को 12 महीने खटाए, लेकिन वो हमसे 15 महीने का सैलरी ले लिया, तो वो 3 महीने का जो सैलरी हमने एक्स्ट्रा दिया वो मेरे लिए प्रीपेड एक्सपेंसेस था, पर मेरे स्टाफ के लिए क्या था? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। उसके बाद बच्चों हमने पॉइंट नंबर 6 कैपिटल का डेफिनेशन पढ़ाया था कि अगर हम बिजनेस में जो भी फंड लगाते हैं, जो भी हम पैसा लगाते हैं, उसको क्या बोला जाता है? कैपिटल। हम अपने बिजनेस में जो भी पैसा लगाएंगे, या तो बिजनेस स्टार्ट होने के बाद, जब हम अपने बिजनेस को स्टार्ट किए, एट द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस हम अपने बिजनेस में जो पैसा लगाए वो कैपिटल कहलाएगा। और ड्यूरिंग द ईयर अगर मेरे बिजनेस को और पैसे की जरूरत पड़ा और हम अपने बिजनेस में और फंड डाले तो उसको भी क्या बोला जाएगा? कैपिटल ही बोला जाएगा। तो कैपिटल का सरल शब्दों में मतलब क्या था कि अगर आप अपने बिजनेस में पैसा डालते हो, फंड डालते हो, तो उसको क्या बोला जाता है? कैपिटल बोला जाता है कि नहीं? या तो बिजनेस स्टार्ट किए हैं, स्टार्टिंग में कर डाल दिए तो भी कैपिटल है, और ड्यूरिंग द ईयर जब बिजनेस चला रहे हैं, लगा हमको कि नहीं बिजनेस को और पैसे की जरूरत है, हम अपने पास से बिजनेस में और पैसा डालेंगे और फंड डालेंगे, तो वो भी क्या कहलाएगा? कैपिटल ही कहलाएगा। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट नंबर 7 इन्वेस्टमेंट पढ़े थे बच्चों। आज हम आप लोग को इन्वेस्टमेंट का और थोड़ा ब्रॉडर मीनिंग बताएंगे, ठीक है। लास्ट क्लास में चूंकि अक्रूड इनकम का हम लोग का बहुत हैवी डिस्कशन हो गया था, ठीक है, इसलिए हम इन शॉर्ट इन ब्रीफ आपको बताए थे। आज हम आपको इन्वेस्टमेंट और स्टॉक इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताएंगे, लेकिन फर्दर मूव ऑन करते हम लोग पहले लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हमने आपको क्या बताया था कि अगर मेरे पास फालतू पैसा पड़ा हुआ है, फालतू पैसा मतलब वो पैसा जो मेरे बिजनेस को रिक्वायर्ड नहीं है, फालतू पैसा पड़ा हुआ है, तब हम अगर उस पैसे को अपने बिजनेस के बाहर अगर हम लगा देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। वही एग्जांपल एफडी वाला लिए थे कि मेरे पास पैसा फालतू पड़ा हुआ है, बिजनेस में कोई यूज नहीं है, तो हम बैंक में एफडी करवा दिए, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिए, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट में दो बात था, एक कि आपके पास फालतू पैसा पड़ा हुआ है, दैट इज सरप्लस मनी, और उस पैसे का आपके बिजनेस को जरूरत नहीं है, उस पैसे का आपके बिजनेस को जरूरत नहीं है, तभी हम इन्वेस्टमेंट किए। आप हमेशा याद रखना, हम इन्वेस्टमेंट कब करते हैं? जब उस पैसे का मेरे को जरूरत नहीं होता है, मेरे को उस पैसे का जरूरत नहीं है, मेरा पैसा वो फालतू पड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? इन्वेस्ट कर देंगे, दैट इज इन्वेस्टमेंट। स्टॉक का मतलब सरल शब्दों में बताए थे, द गुड्स इन विच ऑर्गेनाइजेशन डील इज कॉल्ड स्टॉक। जैसे हम एग्जांपल लिए थे, मोबाइल शॉप वाला मोबाइल बेचेगा तो उसके लिए वो स्टॉक है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान वाला रेफ्रिजरेटर, एसी ये सब बेचेगा तो ये उसके लिए क्या है? स्टॉक है। नेक्स्ट ड्राइंग्स बताए थे। ड्राइंग्स का मतलब पेंटिंग वेंटिंग नहीं है, हालांकि ड्राइंग्स और पेंटिंग में फर्क होता है। अगर आप पेंसिल से स्केच करते हो दैट इज ड्राइंग्स, और उस पर पेंट लगा देते हो तो दैट इज पेंटिंग। बट द थिंग इज कि कॉमर्स में ड्राइंग्स का डिफरेंट मीनिंग था। हम ड्राइंग्स का मतलब क्या था कि अगर मेरा कोई पर्सनल नीड है तो हम अपने बिजनेस से या तो कैश निकालेंगे या तो हम अपने बिजनेस से गुड्स निकालेंगे। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज मेरा ग्रोसरी शॉप है, मेरा पर्सनल नीड है, हमको कपड़ा खरीदना है, ठीक है, हमको अपने लिए कपड़ा खरीदना है, हमको अपने घर पे एसी लगाना है। बिजनेस के लिए नहीं, अपना पर्सनल बात कर रहे हैं कि हमको अपने लिए कपड़ा खरीदना है, मेरे घर पे हमको एसी लगाना है, मेरे को पर्सनली कोई व्हीकल खरीदना है, मेरा पर्सनल नीड है, और उस नीड को मीट करने के लिए हम अपने बिजनेस से कैश निकालते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स। इतना ही नहीं, जैसा कि हम बोले आपको कि हम लोगों का ग्रोसरी शॉप है, तो सपोज मेरे घर में राशन तो चाहिए, तो अगर हम ग्रोसरी डीलर है, मेरे घर में राशन चाहिए, तो हम उस ग्रोसरी को अपने बिजनेस से विड्रॉ करेंगे अपने पर्सनल नीड के लिए, तो उसको भी क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स। तो बच्चों हम अभी अगेन फिर वही बात बोल रहे हैं, क्लास 12 जाते जाते आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि ड्राइंग्स का मतलब केवल ड्राइंग्स इन कैश होता है,
लेकिन आप अपने दिमाग में रखोगे ड्रॉइंग्स का मतलब केवल ड्रॉइंग्स इन कैश ही नहीं होता है, ड्रॉइंग्स इन गुड्स भी होता है। ठीक है, तो अगर अपने पर्सनल नीड के लिए अपने बिजनेस से ओनर अगर कैश या गुड्स विदड्रॉ करता है तो उसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं। बीइंग एन ओनर, अगर हम अपने बिजनेस से पर्सनल नीड के लिए कैश या गुड्स विदड्रॉ करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स बोलते हैं। फिर बैड डेट क्या था? इट इज अ लॉस, द अमाउंट विच बिकम इरिकवरेबल फ्रॉम डेटर। हमने डेटर को उधार में तो माल दिया लेकिन उसने मुझे पैसा नहीं दिया, तो दैट बिकम्स व्हाट? बैड डेट। नेक्स्ट डिस्काउंट। हम आपको बताए थे डिस्काउंट बोलकर कोई शब्द ही नहीं होता है, एक्चुअली होता है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। और लोग अपने कन्वीनियंसी के हिसाब से जैसा उनको कंफर्टेबल फील करे वो ट्रेड डिस्काउंट को भी शॉर्टकट में डिस्काउंट बोल देते हैं और कैश डिस्काउंट को भी डिस्काउंट बोल देते हैं। एग्जैक्ट वर्ड होता है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या बताए थे कि अगर हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, हम अपने सर्विसेज को प्रमोट करना चाहते हैं, तो विदाउट इंपोजिंग एनी कंडीशन अगर हम कोई डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे ट्रेड डिस्काउंट। अगर हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाह रहे हैं, हम अपने सर्विसेज को प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो विदाउट इंपोजिंग एनी कंडीशन, मेन बात यही है, विदाउट इंपोजिंग एनी कंडीशन अगर हम कोई डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं तो दैट इज व्हाट? ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट, व्हाट अबाउट कैश डिस्काउंट? ये प्योरली कंडीशनल होता है। एक्चुअली ये क्या होता है? ये एक तरह का वेपन होता है जो हम अपने कस्टमर के ऊपर अप्लाई करते हैं कि समय से पहले पहले हमको पैसा दे दो। ठीक है, अगर समय से पहले पहले पैसा दे दोगे तो हम आपको क्या करेंगे? कुछ पैसे का डिस्काउंट देंगे। दैट इज व्हाट? कैश डिस्काउंट। दिस डिस्काउंट इज ऑफर्ड बाय सेलर टू हिज बायर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट। समय से पहले पहले पैसा दे दो। ठीक है, फिर हम लोग पढ़े थे बैड डेट वर्सेस डिस्काउंट, दैट इज बैड डेट वर्सेस कैश डिस्काउंट। इसी को डिस्काउंट अलाउड बोलेगा हम लोग के क्वेश्चन में। तो बैड डेट क्या होता है? इट इज अ लॉस, और कैश डिस्काउंट क्या होता है? इट इज एन एक्सपेंस। तो यहां तक बच्चों हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे और वही हम आप लोगों के साथ अभी सारे का सारा रिवीजन कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? अभी मेरा आज का टारगेट क्या है? आज हम सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट और स्टॉक के बारे में थोड़ा सा ब्रॉडर नॉलेज देंगे, थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि इतना आप लोग समझ चुके हो, तो अब जो हम आपको दो डेफिनेशन में और थोड़ा सा डेप्थ देंगे तो आप उसको डाइजेस्ट कर पाओगे, क्योंकि हम आपको अभी रिवीजन भी करवा चुके हैं। तो हम आपको ये दोनों का दोनों जो डेफिनेशन है, ये दोनों को दोनों जो पढ़ाए थे, इसमें थोड़ा सा हम आपको और डीप नॉलेज देने जा रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग एसेट का डेफिनेशन पढ़ेंगे, लाइबिलिटीज पढ़ेंगे और इंस्टॉलमेंट पढ़ेंगे, है ना। तो ये वाला हम लोगों को पढ़ने जाना है। ठीक है, तो हम लोग इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट। एक्चुअल में बच्चों जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो दो तरह का होता है। एक्चुअल में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट और एक को बोलते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। एक्चुअल में जो इन्वेस्टमेंट होता है बच्चों वो दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट और एक को बोलते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। लेमन भाषा में बात करो तो लोग इसको लेमन भाषा में इंटरनल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं और इसको एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। लेमन भाषा में, हम लोग को लेमन भाषा नहीं बोलना है, हम लोगों को तो टेक्निकल भाषा बोलना है, लेकिन चीजों को हम आपको बता रहे हैं कि लोग इसको और किस भाषा में बोलते हैं। तो इन्वेस्टमेंट एक्चुअली दो तरह का होता है बच्चों, एक होता है ट्रेड इन्वेस्टमेंट और एक होता है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट को इंटरनल इन्वेस्टमेंट भी बोला जाता है और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हम लोग एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं ना। अब अगर हम लोग बात करें ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? एनी सरप्लस फंड इन्वेस्टेड इन ग्रुप बिजनेस are called
ट्रेड इन्वेस्टमेंट। एनी सरप्लस फंड इन्वेस्टेड इन ग्रो बिजनेस आर कॉल्ड ट्रेड इन्वेस्टमेंट। इसको कॉपी करिए, फिर हम आपको समझाते हैं अच्छे से इसका मतलब क्या है। इसको ऐसे समझो बच्चों, सपोज करो एग्जाम्पल में, है ना, सपोज करो मेरा एक ग्रोसरी का शॉप है, एक मेडिसिन का शॉप है और एक गारमेंट्स का शॉप है। मेरा 3 शॉप है, ठीक है। हम ग्रोसरी डीलर भी हैं, ठीक है, मेडिसिन भी सप्लाई करते हैं और गारमेंट्स भी सेल करते हैं। मेरा ये 3 बिजनेस है। जब हम ये तीनों बिजनेस स्टार्ट किए होंगे तो बीइंग एन ओनर, जब हम इस बिजनेस में पैसा डाले होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? बीइंग एन ओनर, हम जब ग्रोसरी में, मेडिसिन में, गारमेंट्स में जब ये बिजनेस स्टार्ट किए होंगे तो हम इसमें पैसा डाले होंगे, तो उसको ये ग्रोसरी बिजनेस, मेडिसिन बिजनेस, गारमेंट्स बिजनेस क्या बोलेगा? उसको बोलेगा कैपिटल। क्या बोला जाएगा? कैपिटल। द फंड इन्वेस्टेड बाय द ओनर टुवर्ड्स हिज बिजनेस। द फंड इन्वेस्टेड बाय ओनर टुवर्ड्स हिज बिजनेस। तो देखा जाए ये मेरा बिजनेस है, हम ये तीनों के तीनों बिजनेस में अपना पैसा डाले, तो जब हम ये तीनों के तीनों बिजनेस में अपना पैसा डाले तो इसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल। इसको ग्रोसरी, मेडिसिन, गारमेंट्स क्या बोलेगा? कैपिटल। नेक्स्ट, अब देखा जाए तो सारे का सारा ये जो तीनों का तीनों बिजनेस है आज के डेट में अच्छा बिजनेस है, ठीक है, अच्छा खासा तीनों का तीनों बिजनेस चलता है, ठीक है। राशन पानी, दवाई, लोग राशन 2 रोटी कम खाते हैं लेकिन दवाई आजकल ज्यादा खाते हैं, तो ये भी है, और गारमेंट्स ये भी नीड है। तो देखा जाए ये मोस्ट एसेंशियल आइटम वगैरह में आता है। मेरा ये तीनों बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। अब मेरा मन क्या किया ना कि हम सोचे ना कि चलो एक और मेडिसिन, मेरा मन क्या कि हम एक और नया तरह का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। मेरा ऑलरेडी 3 बिजनेस चल रहा है, ग्रोसरी का, मेडिसिन का, गारमेंट्स का, ये 3 बिजनेस मेरा बहुत अच्छा खासा चल रहा है। अब हम सोचे ना कि चलो एक और बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हम सोचे ना कि एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का, ठीक है। चूंकि अभी गर्मी का समय आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? एसी, कूलर, टीवी, ये सब इसमें डील किया करेंगे, ठीक है। तो ऑलरेडी हम 3 बिजनेस कर रहे हैं, ग्रोसरी, मेडिसिन और गारमेंट्स, और हम एक चौथा बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम का, ठीक है। अब होगा क्या कि ग्रोसरी और मेडिसिन और गारमेंट में हमने तो अपना पैसा लगा दिया और उसको क्या बोला जा रहा है? कैपिटल। अब चूंकि मेरा ये तीनों बिजनेस फ्लरिश कर गया, तभी तो हम चौथा बिजनेस स्टार्ट किए। ये तीनों का तीनों बिजनेस मेरा चल पड़ा, ठीक है, इसलिए हम क्या किए? हम अपना चौथा बिजनेस स्टार्ट किए। चलो हम एक इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो होता क्या है कि ये तीनों का तीनों बिजनेस मेरा बहुत अच्छा खासा चल रहा है और ये तीनों के तीनों बिजनेस में ना कुछ सरप्लस पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है। तीनों के तीनों बिजनेस में कुछ सरप्लस पैसा पड़ा हुआ है। तो वो सरप्लस पैसा क्या करते हैं? यहां से और यहां से, ग्रोसरी शॉप से, मेडिसिन से और गारमेंट से, ये तीनों से सरप्लस पैसा निकालते हैं और उस पैसे को इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में डाल देते हैं। तो पता है इसको क्या बोला जाएगा? ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ये चारों का चारों धंधा, चारों का चारों बिजनेस मेरा है। जब ये चारों का चारों बिजनेस मेरा है तो अगर एक बिजनेस का सरप्लस पैसा हम दूसरे बिजनेस में अगर डाल देते हैं तो उसी को बोला जाता है ट्रेड इन्वेस्टमेंट। एनी सरप्लस फंड इन्वेस्टेड इन ग्रुप बिजनेस, दिस 4 बिजनेस विल बी कॉल्ड एज ग्रुप बिजनेस। ये मेरा बिजनेस है, चारों का मालिक हम है, तो ये क्या कहलाएगा? ग्रुप बिजनेस। तो ये ग्रुप बिजनेस है, तो ग्रोसरी का सरप्लस पैसा यहां डाल दिए, मेडिसिन का सरप्लस पैसा यहां डाल दिए और गारमेंट्स का सरप्लस पैसा यहां डाल दिए। तो पता है ग्रोसरी, मेडिसिन और गारमेंट्स, इसको बोलेगा ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ग्रोसरी, मेडिसिन, गारमेंट, इसको क्या बोलेगा? ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और ये क्या बोलेगा? इलेक्ट्रॉनिक आइटम वाला, ये बोलेगा लोन। ये क्या बोलेगा? लोन। ये बोलेगा लोन फ्रॉम ग्रोसरी शॉप, लोन फ्रॉम मेडिसिन, लोन फ्रॉम गारमेंट्स। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, ये मेरा ग्रुप बिजनेस है, अभी हम जैसे ही लोन बोले होंगे आपके दिमाग में इंटरेस्ट वर्ड क्लिक कर गया होगा। जरूरी है क्या कि हम जो लोन देंगे वो इंटरेस्ट वाला ही लोन होगा? क्या मार्केट में इंटरेस्ट फ्री लोन नहीं होता है? क्या एक लोग दूसरे लोगों को इंटरेस्ट फ्री लोन नहीं देते हैं? देते हैं। ये तो मेरा ही ग्रुप बिजनेस है। तो यहां पर क्या होगा? ये अपना सरप्लस पैसा इसको दे देगा और ये इसको क्या बोलेगा? लोन, एंड दैट विल बी इंटरेस्ट फ्री लोन। इंटरेस्ट फ्री लोन बोला जा सकता है, ठीक है।
हो सकता है इंटरेस्ट वाला लोन भी हो सकता है कि ग्रोसरी शॉप, मेडिसिन शॉप, गारमेंट्स शॉप, चूंकि मेरा है, लेकिन हम इस इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस से 5% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या लाएगा, इन्वेस्टमेंट में आने वाला इनकम, और इसके लिए क्या होगा, लोन पे करने वाला ब्याज। अभी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी आप ऐसा समझो कि रियल लाइफ में ऐसा होता है, ठीक है, कि इंटरेस्ट फ्री लोन वगैरह सर्कुलेट होता है, और वो आप लोगों को भी पता है, ठीक है, होता ही है। क्या आपके रिलेटिव्स जब आपको उधार देते हैं या फिर आप अपने रिलेटिव्स को उधार देते हैं तो जनरली लोग क्या ब्याज लेते हैं, क्या इंटरेस्ट फ्री काम होता है कि नहीं होता है? तो ये मेरा ग्रुप ही बिजनेस है, यहां हम लोग इंटरेस्ट फ्री काम कर रहे हैं। ग्रोसरी के पास जो सरप्लस पैसा था, मेडिसिन के पास जो सरप्लस पैसा था, गारमेंट्स के पास जो सरप्लस पैसा था, वो तीनों को तीनों सरप्लस पैसा यहां डाल दिया गया। और ये लोग क्या बोलेगा उसको, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और ये क्या बोलेगा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, उसको लोन। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड इन्वेस्टमेंट। दिस इज इंटरनल इन्वेस्टमेंट। अंदर का पैसा अंदर ही रहेगा, अंदर का पैसा अंदर ही रहेगा। इन चारों बिजनेस में जब हम पैसा डाले होंगे तो उसको कैपिटल बोले होंगे, लेकिन जब ये तीनों को तीनों मेरा बिजनेस अपना सरप्लस पैसा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बिजनेस को पैसा दिया तो उसको क्या बोला गया, ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और उसी पैसे को ये जो लेने वाला इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वो क्या बोल रहा है, लोन। देने वाला बोल रहा है ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और लेने वाला क्या बोल रहा है, लोन। और हम तो चारों के ओनर है, हम चारों में जब पैसा दिए होंगे, जब पैसा लगाए होंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल। ठीक है बच्चों, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड इन्वेस्टमेंट, कि अपने ही ग्रुप बिजनेस में पैसा लगाना। तो यहां से जो सरप्लस पैसा आया उसको यहां लगा दिया गया, तो ये तीनों उसको बोलेगा ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को बोलेगा लोन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। बच्चों, जो हम एक्चुअली आपको इन्वेस्टमेंट का मतलब पढ़ाए थे, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो ना तो यही नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माना जाता है। आप लोगों ने जो लास्ट क्लास में इन्वेस्टमेंट पढ़ा था और जो आज हमने आपको रिवाइज करवाया है ना, वो इसी के बारे में बोला जाता है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो दैट इन्वेस्टमेंट इज ट्रीटेड एज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, देन जो इन्वेस्टमेंट होता है, देन इन्वेस्टमेंट इज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये मान लिया जाता है कि हम लोग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, वही डेफिनेशन, एनी सरप्लस फंड इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस, any surplus fund invested outside the business is called non-trade investment। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट रहता है तो हम लोग जिस इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही होता है। तो दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट बच्चों। ये भी होता है, ये भी होता है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी होता है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी होता है। अच्छा बच्चों, एक चीज याद रखना, हम आपको जो कुछ भी डेफिनेशन पढ़ा रहे हैं वो क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं। फिर क्लास 12th में इन्हीं सब डेफिनेशंस में कुछ रिफाइनमेंट आ जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे आप स्टेजेस क्रॉस करते चलोगे, आपका जो डेफिनेशन का स्टैंडर्ड है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो अभी हम आपको जो बता रहे हैं ये परफेक्ट डेफिनेशन है फॉर क्लास 11th। जब क्लास 12th में ये दो चीज आपको दिखेगा तो वहां पर हम इसके बारे में और वैल्यू एडिशन करेंगे। ठीक है, तो समय के साथ इस पे वैल्यू एडिशन होता चला जाएगा। तो दैट्स इट। इन्वेस्टमेंट दो तरह का होता है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अगर हम केवल इन्वेस्टमेंट बोलते तो उसका मतलब नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता है, और ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि अगर हम अपने ही ग्रुप बिजनेस में सरप्लस पैसा लगाते हैं। तो मेरा ऑलरेडी 3 बिजनेस था, हम चौथा बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे। ये तीनों के तीनों ग्रुप बिजनेस में, ये तीनों के तीनों बिजनेस में फालतू का पैसा पड़ा हुआ था, वो फालतू का पैसा हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम में लगा दिए। ठीक है, तो ये ग्रोसरी, मेडिसिन और गारमेंट, इसको क्या बोलेगा, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को क्या बोलेगा, लोन। दैट्स इट। ये है ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। इसको जल्दी से कॉपी कर लो। ठीक है, और फिर हम लोग क्या बोलते हैं, नेक्स्ट स्टॉक के बारे में थोड़ा डील करेंगे। नेक्स्ट बढ़ते बच्चों।
आप लोग एक वर्ड पाओगे अपने बुक में, इन्वेंट्री। ठीक है, इन्वेंट्री और स्टॉक में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है देखो, आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। इन्वेंट्री में 4 चीज होता है। नंबर 1 रॉ मटेरियल, नंबर 2 वर्क इन प्रोग्रेस। सर ये वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? सेमी फिनिश गुड्स, जो कुछ बनके तैयार हो गया है और कुछ बनके तैयार होना बाकी है। ठीक है, गेहूं क्या होता है? रॉ मटेरियल। लेकिन जब गेहूं को आप पिसा देते हो, ठीक है, और उसका जब आटा का लोई बना लेते हो, तो वो आटा क्या है? सेमी फिनिश गुड्स। आटा थोड़ी खाओगे, रोटी खाना है ना, तो उसको फर्दर प्रोसेसिंग करोगे, रोटी बनाओगे, दैट इज व्हाट? फिनिश गुड्स। एंड चौथा होता है स्टॉक इन ट्रेड। इसी के बारे में बताए थे, द गुड्स इन विच ऑर्गेनाइजेशन डील्स। देखो बच्चों, ये 3 तरह का इन्वेंट्री जनरली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में पाया जाता है। क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो क्या करेगी? वो रॉ मटेरियल लाएगी, उसको फर्दर प्रोसेस करेगी, कुछ प्रोसेसिंग करने के बाद गुड्स सेमी फिनिश्ड हो जाएगा, फिर उसको फर्दर और प्रोसेस करेगी और उसको वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देगी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सेमी फिनिश गुड्स भी मार्केटेबल होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सेमी फिनिश गुड्स भी क्या होता है? मार्केटेबल होता है। ठीक है, जैसे कपड़े का आप ले लो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वो लोग इंसेक्ट्स से क्या करता है? थ्रेड निकालता है। अब देखा जाए, वो जो थ्रेड है वो शर्ट के कपड़े के लिए रॉ मटेरियल है। जो थ्रेड है वो शर्ट के कपड़े के लिए रॉ मटेरियल है कि नहीं? पर देखा जाए थ्रेड बाजार में बिकता है, फिर थ्रेड से फैब्रिक बनाया जाता है, मतलब शर्ट का कपड़ा। तो शर्ट का कपड़ा भी क्या है? मार्केटेबल है, और फिर शर्ट के कपड़े से शर्ट बनाया जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ऐसा होता है कि वो लोग जो रॉ मटेरियल लाते हैं, फिर उससे वो लोग सेमी फिनिश गुड्स बनाते हैं, वो मार्केटेबल भी होता है, और फिर वो फर्दर उसमें प्रोसेसिंग करके उसको फिनिश गुड्स भी बनाते हैं। तो यू विल फाइंड दिस टाइप ऑफ दिस 3 इन्वेंट्री इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का 3 इन्वेंट्री होता है, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स। और अगर बात करें स्टॉक इन ट्रेड का, तो ये जनरली ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में पाया जाता है। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जो लोग रेडीमेड माल खरीद के बेचते हैं। ठीक है, जैसे आपके घर के बगल में किराने दुकान वाला, वो लोग क्या करता है? रेडीमेड माल खरीद के लाता, बेच देता है। आप गए कि हमको एक फेयर एंड हैंडसम चाहिए, तो वो क्या करेगा? फेयर एंड हैंडसम बना के थोड़ी आपको देगा, उसके पास रेडीमेड फेयर एंड हैंडसम अवेलेबल है, वो आपको प्रोवाइड कर देगा। आप बोलोगे नहीं हमको फेयर एंड लवली चाहिए, आपको वो फेयर एंड लवली दे देगा, दैट इज रेडीमेड गुड्स। तो स्टॉक इन ट्रेड का मतलब होता है रेडीमेड गुड्स। स्टॉक इन ट्रेड, जो ट्रेड के लायक हो, दैट इज रेडीमेड गुड्स। तो ये होता है रेडीमेड गुड्स ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में आप क्या पाओगे? रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स। ठीक है, तो इन्वेंट्री का मतलब एक्चुअल में ये 4 होता है। इन्वेंट्री में ये 4 चीज आता है, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स एंड स्टॉक इन ट्रेड। इसको कॉपी कर लीजिए। चलो बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी तक जो था वो तो लास्ट 2 क्लास के बारे में ही था। फर्दर जो वैल्यू एडिशन हुआ वो लास्ट 2 क्लास का ही था। अब हम लोग आज एक नया क्या बोले टर्म स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना? तो फर्स्ट क्लास में हम लोग 3 टर्म किए थे और सेकंड क्लास में हम लोग 8 टर्म किए थे। टोटल 11 टर्म हो चुका था। अब 12th टर्म लिखोगे एसेट्स। अगर डिक्शनरी मीनिंग का बात करें, अगर हम आपसे बोले कि बताओ एसेट्स का मतलब क्या होता है, तो यू विल से प्रॉपर्टी। अगर हम आपसे पूछेंगे एसेट्स का मतलब क्या होता है, तो आप लोग बोलोगे प्रॉपर्टी। इसको कॉपी कर लो बच्चों।
अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा दिमाग में स्ट्रेस पड़ रहा है? अगर स्ट्रेस पड़ रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग कोई छोटा मोटा पढ़ाई नहीं करते। ऐसे अभी आप लोग के साथ ऐसा होगा कि कुछ आप लोग फ्रेंड्स के साथ आर्ग्यूमेंट होगा, साइंस बेटर है, आर्ट्स बेटर है कि कॉमर्स बेटर है। उलझना मत, बस हम आपको बता रहे हैं इसलिए कि उलझना मत, क्योंकि ये जनरली क्लास 11th के बच्चों में ऐसा होता ही है। 10th के बाद वो लोग है ना, आपस में दोस्त लोग भी लड़ाई करना शुरू कर देते हैं कि आर्ट्स बेटर, कॉमर्स बेटर, साइंस बेटर। ठीक है, ये सब चीजें मत पढ़ना। हम आपको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपके दिमाग में थोड़ा सा स्ट्रेस पड़ रहा होगा और ये पढ़ना जरूरी भी है। रीजन भी कि आप कोई सस्ता पढ़ाई या कोई इजी पढ़ाई नहीं कर रहे हो। हम आप लोगों को फर्स्ट क्लास में पढ़े थे कि साइंस स्ट्रीम अगर आप ऑप्ट करते हो तो वो 10th के बाद कंटिन्यूशन होता है। अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम ऑप्ट करते हो तो वो 10th के बाद कंटिन्यूशन होता है, उसमें हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी ये सब पढ़ना रहता है। ठीक है, कुछ वैल्यू एडिशन भी होता है, पर बेसिक्स तो आपका क्लास 9-10th वाला रहता है। लेकिन जब आप 10th के बाद कॉमर्स पढ़ते हो ना, तो 0 लेवल से स्टार्ट करना पड़ता है। इसलिए अगर सच पूछा जाए तो सबसे टफ होता है कॉमर्स। लेकिन चूंकि हम लोग कॉमर्स स्ट्रीम वाले लोग हैं, तो हम लोग तो बट ऑब्वियस से लोग क्या बोलेगा कि तुम लोग तो अपना बड़ाई करोगे, तो हम लोग को वो सब चक्कर में नहीं पड़ना है कि नहीं। बस थोड़ा सा स्ट्रेस पड़ेगा और उसके लिए प्राउड फील करना कि हम लोग को थोड़ा स्ट्रेस पड़ रहा है और हम लोग अच्छे से समझ रहे हैं चीजों को। ठीक है, क्योंकि हम लोग 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं एसेट्स। ठीक है, एसेट्स का अगर सरल शब्दों में बात किया जाए तो मतलब होता है प्रॉपर्टी, पर प्रॉपर्टी लिखने से तो आंसर मार्क्स मिलेगा नहीं। आपके एग्जाम में जो डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स आता है उसमें एसेट्स कंफर्म पूछेगा ही कि एसेट्स क्या होता है। ठीक है, तो एसेट्स पहचानने का 4 कंडीशन होता है, उसमें 4 फीचर्स होता है। अगर वो 4 फीचर मीट कर रहा है तो वो एसेट है। अगर उस 4 में से कोई भी एक फीचर मीट ना करे तो फिर वो एसेट नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब वो 4 कंडीशन क्या है। नंबर 1 कंडीशन क्या है? ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय बिजनेस। जिस चीज को हम असेट कह रहे हैं, या तो उस पर मेरा मालिकाना हक होना चाहिए या तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो असेट किसको बोलेंगे? उस चीज पे मेरा या तो मालिकाना हक होना चाहिए या तो उस पर मेरा कंट्रोल होना चाहिए। प्रोवाइड्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, हम उसको एसेट बोलेंगे जो कि मेरे को क्या करता है? इकोनॉमिक बेनिफिट्स देता है। प्रोवाइड्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। अब सर ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होता है? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब होता है इधर कॉस्ट सेविंग्स, या तो खर्चे में कंट्रोल हो जाए, और हेल्प्स टू इंक्रीज सेल, हेल्प्स टू इंक्रीज रेवेन्यू बोल सकते हो। ठीक है, हम उसको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट बोलते हैं जो या तो मेरे खर्चे को कम करता है या तो फिर मेरे सेल को बढ़ाता है, रेवेन्यू को बढ़ाता है। तो ऐसे भी ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने का क्या लॉजिक होता है? अगर आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? अपने रेवेन्यू को बढ़ाना चाहिए और अपने खर्चे को कम करना चाहिए। अगर आप अपने रेवेन्यू को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइएगा और अपने खर्चे को कम से कम करिएगा तो आप ज्यादा से ज्यादा कमाएंगे। दैट्स इट। तीसरा, मे बी टैंजिबल और इनटैंजिबल। ये टैंजिबल भी हो सकता है और इनटैंजिबल भी हो सकता है। सर अब इसका मतलब क्या होता है? टैंजिबल और इनटैंजिबल मतलब थोड़ा देर रुको, बताते हैं टैंजिबल और इनटैंजिबल का मतलब क्या होता है। एंड चौथा होता है हैविंग रिकवरेबल वैल्यू। हैविंग रिकवरेबल वैल्यू, जब भी उसको बेचने जाएंगे तब हमको कुछ ना कुछ पैसा जरूर मिलेगा। जब भी हम उसको बेचने जाएंगे तब हमको कुछ ना कुछ पैसा जरूर मिलेगा। तो अगर उस पर्टिकुलर चीज में 4 कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो उसको हम असेट बोलेंगे। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। तो बच्चों, कैसे आप पहचानोगे कोई चीज एसेट है? तो उसमें 4 चीज देखोगे। या तो आपका उसमें मालिकाना हक होना चाहिए या तो आप उस चीज को कंट्रोल कर सकते हो।
आपको वो फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट दे। कैसे बेनिफिट दे? या तो आपके खर्चे को कम करे या तो आपके रेवेन्यू को बढ़ाए। वो टेंजिबल भी हो सकता है और इनटेंजिबल भी हो सकता है। ये एक अभी रहस्य है जिसको अभी तुरंत हम लोग सुलझाएंगे। और हैविंग रिकवरेबल वैल्यू, रिकवरेबल वैल्यू का मतलब जब बेचेंगे तो उससे कुछ ना कुछ पैसा हमको जरूर रियलाइज होगा। नेक्स्ट, और अच्छे से समझने के लिए हम आपको सबसे पहले बताते हैं टाइप्स ऑफ एसेट्स, फिर हम एग्जांपल लेके आपको समझाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर हम आपसे पूछे टाइप्स ऑफ एसेट्स, एसेट्स कितने टाइप्स का होता है, तो आप बोलोगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसेट्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसेट्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसेट्स। डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है, डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है टू टाइप्स ऑफ एसेट्स। पता है कौन कौन सा है? नंबर 1 टेंजिबल एसेट्स, नंबर 2 इनटेंजिबल एसेट्स। नंबर 1 टेंजिबल एसेट्स, नंबर 2 इनटेंजिबल एसेट्स। कॉपी कर लो बच्चों। अब बात करते हैं टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट का मतलब क्या होता है। टेंजिबल एसेट का मतलब क्या होता है? दोज एसेट्स विच इज हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस, दोज एसेट्स विच इज हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड कैन बी सीन और टच्ड। वो एसेट जिसका फिजिकली अस्तित्व होता है, जिसको देख सकते हैं, जिसको छू सकते हैं। और वो एसेट, दोज एसेट्स विच इज नॉट हैविंग एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, एंड कांट बी सीन और टच्ड, इसको क्या बोलेंगे? आर कॉल्ड टेंजिबल एसेट। और ये क्या होगा? आर कॉल्ड इनटेंजिबल एसेट्स। बच्चों एसेट्स दो ही तरह का होता है, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। तो इसको कॉपी कर लीजिए, फिर समझाते हैं। So those assets which is having physical existence and can be seen or touched are called tangible asset. तो पहले आप किसी भी चीज को असेट बोलने से पहले एक क्राइटेरिया चेक करना कि क्या उस पर मेरा मालिकाना हक या कंट्रोल है, क्या उससे हमको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, क्या वो टेंजिबल या इनटेंजिबल है अगर कोई एक मिल जाए, और क्या उसका कोई ना कोई रिकवरेबल वैल्यू है। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए तब आप बोलोगे उसको एसेट है ना। तो those assets which is having physical existence and can be seen or touched, ठीक है। और those assets which is not having any physical existence, फिजिकली कोई उसका अस्तित्व नहीं है, ना इसको देख सकते नहीं छू सकते, उसको बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। जब आप लोगों का स्कूल में पढ़ाई होगा ना बच्चों, तो आप देखना कुछ कुछ लोग इस तरीके से आंसर बोलेंगे कि those assets which is not having physical existence and can't be seen, touch और filled। ए भाई मेरे, ये क्या है? can't be seen and touched and feel। तो फील विल ये सब नहीं बोलना है, ये गलत बात है। डेफिनेशन को कंट्रोल वे में बोलना है, ठीक है। बोलने को लोग है ना इसमें अपना संयम खो देते हैं और बोल देते हैं विच कांट बी टच, सीन एंड फील। तो फीलिंग विलिंग ये सब बात नहीं करना है। टेंजिबल एसेट का मतलब क्या है? वो एसेट जिसका फिजिकली अस्तित्व है, जिसको देख सकते, छू सकते, दैट इज टेंजिबल एसेट। और जिसका फिजिकली कोई अस्तित्व नहीं है, ना ही देख सकते नहीं छू सकते, उसको क्या बोलेंगे? इनटेंजिबल एसेट। अब आइए एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। टेंजिबल एसेट के नीचे समझना बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 1,
लैंड, बिल्डिंग, चेक करो क्या लैंड और बिल्डिंग एसेट है? लैंड एंड बिल्डिंग पे मेरा मालिकाना अधिकार है, ठीक है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी देता है, टेंजिबल फॉर्म में भी है और हैविंग रिकवरेबल वैल्यू भी है, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग इज क्वालिफाइड एज एसेट। फिर एक होता है प्लांट एंड मशीनरी। बच्चों ये पौधा वाला प्लांट एंड मशीनरी नहीं है, प्लांट मीन्स नॉट पौधा, ठीक है। यहां प्लांट एंड मशीनरी का मतलब क्या होता है? द ग्रुप ऑफ immovable machines which are assembled together and tightened to earth, wall, etc. are called plant and machinery. प्लांट एंड मशीनरी क्या होता है? बहुत सारा इमूवेबल मशीन्स का ग्रुप जिसको आपस में हम असेंबल कर देते हैं, जोड़ देते हैं और उसको दीवार से या धरती पे क्या कर देते हैं? टाइटन, मजबूती से उसको जोड़ देते हैं, ठीक है, ठोका पीटी करके। तो उसको क्या बोला जाता है? प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी क्या होता है? द ग्रुप ऑफ इमूवेबल मशीन्स विच आर असेंबल्ड टुगेदर एंड टाइटन टू अर्थ और वॉल एक्सेट्रा आर कॉल्ड एज प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। आप लोग नाम सुने होंगे बोकारो स्टील प्लांट। तो बोकारो स्टील प्लांट का मतलब ये थोड़ी कि वहां स्टील का पौधा लगा हुआ है, वहां पर पौधा से स्टील उगता है फिर हम लोग स्टील तोड़ लेते हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं, वहां पर क्या होता है? रॉ मटेरियल से स्टील बनाया जाता है। दैट इज व्हाट स्टील प्लांट क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि वहां बहुत सारा मशीन है जो कि इमूवेबल नेचर का है, आपस में असेंबल कर दिए हैं, ठीक है, वहां प्रोडक्शन का काम हो रहा है। और वो जो आपस में असेंबल हो रखा होगा उसको दीवार से, जमीन से, है ना, टाइट कर रखे होंगे। तो द ग्रुप ऑफ immovable machines which are assembled together and tightened to earth, wall, etc. are called plant and machinery. छोटे छोटे बात का मीनिंग हम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। इसको मिटा रहे। नेक्स्ट और एग्जांपल ले लेते हैं। फर्नीचर, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। फर्नीचर, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। फर्नीचर तो समझ ही रहे हो आप लोग, बेंच, टेबल, है ना, कुर्सी, टेबल, ये सब क्या होता है? चेयर, टेबल, ये सब फर्नीचर में आ गया, जो आप लोग देखते हो, है ना, डाइनिंग टेबल हो गया, फर्नीचर हो गया, स्कूल का बेंचेस हो गया, दीज आर व्हाट? फर्नीचर। फिक्सचर्स मतलब क्या होता है? फिक्सचर्स का मतलब होता है दीवार में लगने वाला इक्विपमेंट, जैसे जो वॉल फैन होता है, जो दीवार में पंखा लगाते हैं, या साइड वॉल फैन होता है, ये किसमें आता है? फिक्सचर्स में। एयर कंडीशनर फिक्सचर्स में आता है। एयर कंडीशनर किसमें आता है? फिक्सचर्स में आता है, ठीक है। तो फर्नीचर में आपका क्या आ जाएगा? चेयर, टेबल, ये सब आ जाएगा। और फिक्सचर्स में क्या आ जाएगा? जो दीवार में इक्विपमेंट वगैरह लगा रहता है, ये जो लाइट पॉइंट्स वगैरह होता है जिसमें तुम लोग CFL लगाते हो, ठीक है, बल्ब लगाते हो, दिस इज व्हाट? फिक्सचर्स। और फर्नीचर तो हो गया चेयर, टेबल। तो दीवार वाला जो लाइट पॉइंट्स वगैरह हो गया, AC हो गया, ठीक है, वॉल फैन हो गया, साइड वॉल फैन हो गया, ये सब क्या कहलाएगा? फिक्सचर्स कहलाएगा। व्हाट अबाउट फिटिंग्स? ये देख रहे हो बोर्ड, ये बोर्ड दीवार में फिक्स किया हुआ है, दिस इज फिटिंग्स। ये जो बोर्ड है देखा जाए तो ये नॉन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट दीवार में अगर चिपका रखे हो दैट इज फिक्सचर्स, और नॉन इलेक्ट्रॉनिक का बात करेंगे तो क्या आएगा? फिटिंग्स, ठीक है। ये जो तुम्हारा बोर्ड है ये क्या कहलाएगा? फिटिंग्स। इन शॉर्ट इन तीनों को एक जैसा ट्रीट किया जाता है। मतलब तुम्हारे घर पे जितना भी चेयर, टेबल, सोफा सेट, ठीक है, AC, पंखा, ये सब लगा रखे हो, ठीक है, दीवार में जो यादगार पेंटिंग्स वगैरह लगा रखे हो, दिस ऑल आर कवर्ड अंडर व्हाट? फर्नीचर, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। कॉपी कर लो। इसके अलावा क्या होता है? मोटर व्हीकल। एक बिजनेस हाउस में डिलीवरी वैन होता है, उसमें क्या होता है? मोटर व्हीकल, ठीक है, जिसमें माल वगैरह डिलीवर किया जाता है। फिर उसके बाद आप क्या बोल सकते हो? आप बोल सकते हो अदर टाइप का इक्विपमेंट्स लाइक ऑफिस इक्विपमेंट्स, ठीक है। ये ऑफिस इक्विपमेंट्स में क्या क्या चीज आ जाएगा? कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, ठीक है, स्कैनर, एक्सेट्रा, ये सब चीज इसमें कवर्ड हो जाएगा। दीज आर व्हाट? ऑफिस इक्विपमेंट। तो दीज आर व्हाट? एसेट। कौन सा एसेट? टेंजिबल एसेट। और क्या आ जाएगा? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री भी क्या है? एसेट है।
डेटर्स, डेटर्स भी क्या है? एसेट है। कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, ये सब क्या है बच्चों? सब एसेट है। और चेक कर लो क्या ये एसेट के डेफिनेशन में कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो 4 कंडीशन को मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो तीसरा कंडीशन तो लिखवाए थे, मे बी टेंजिबल और इनटेंजिबल, तो टेंजिबल में तो आ गया, बात खत्म। अब बाकी 3 चेक कर लो। बाकी 3 क्या था? या तो मालिकाना हक होना चाहिए या तो कंट्रोल होना चाहिए। अब जिसे देखा जाए डेटर, डेटर क्या था? वो पर्सन जिनको उधार में गुड्स और सर्विसेज दिए ड्यूरिंग नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अब उसमें मेरा मालिकाना हक नहीं है। हम किसी डेटर को थोड़ी गुलाम बना के रख सकते हैं, पर उस पर मेरा कंट्रोल है। अगर हम उसको उधार में माल बेचे हैं तो हम उसको बोलेंगे हक से कि मेरा पैसा दीजिए, तो मेरा उस पर मालिकाना हक नहीं है लेकिन कंट्रोल है कि नहीं? तो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स। इन सब से आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होता है। सबका कुछ ना कुछ रिकवरेबल वैल्यू है। जब ना कुछ बेचोगे कुछ ना कुछ पैसा जरूर मिलेगा। जनरल टर्म्स में बात किया जा रहा है ना? तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ टेंजिबल एसेट। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं इनटेंजिबल एसेट के एग्जांपल का। आप राइट साइड में इनटेंजिबल एसेट लिखा था, अब इसका एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ठीक है, आप लोग के लेवल में हम 4 ही एग्जांपल डिस्कस करेंगे। 6-7 होता है, फिर समय के साथ साथ धीरे धीरे बताएंगे। 3-4 एग्जांपल ऐसा क्यों जो कि ज्यादा फेमस है। नंबर 1 इज गुडविल। गुडविल क्या होता है? गुडविल बिजनेस का वो रेपुटेशन है जो ये इंश्योर करता है कि पुराने ग्राहक तो आएंगे, नए ग्राहक भी आएंगे। ठीक है, गुडविल क्या होता है? गुडविल का मतलब होता है सरल शब्दों में रेपुटेशन। और वो रेपुटेशन क्या होता है? रेपुटेशन ये इंश्योर करता है कि पुराने ग्राहक तो आएंगे, साथ में वो नए ग्राहक को लेकर आएंगे। तो ग्राहक के आने का मतलब क्या है? कमाई का आना। ग्राहक के आने का मतलब क्या है? कमाई आना। जिसका जितना अच्छा गुडविल उसका उतना डिमांड, है कि नहीं? तो गुडविल क्या होता है? गुडविल होता है रेपुटेशन ऑफ बिजनेस विच इंश्योर्स old customers comes along with new customers. It enhance profitability of the business के profitability को ये बढ़ाता है ना? दूसरा पेटेंट, तीसरा कॉपीराइट, चौथा ट्रेडमार्क। दीज आर द रेपुटेटेड एग्जाम्पल, दीज आर द फेमस एग्जाम्पल। पेटेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? पेटेंट का मतलब होता है राइट टू मैन्युफैक्चर या प्रोसेस। कॉपीराइट का मतलब होता है राइट टू पब्लिश। और ट्रेडमार्क का मतलब होता है ब्रांड लोगो। समझते हैं 1 by 1? इंडिया में आप देखोगे कि हर सामान का कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। आप इंडिया में देख लेना, जनरली आपको हर सामान का सब्स्टिट्यूट मिल जाता है जिससे आप संतोष कर सकते हो। टाटा का नैनो गाड़ी आता है, क्या उसका मार्केट में सब्स्टिट्यूट है? क्या टाटा कंपनी का मार्केट में सब्स्टिट्यूट है? एक भी नहीं है। वो जो छोटा गाड़ी है जिसका इंजन पीछे होगा, वो छोटू सा गाड़ी किस कंपनी में आता है? केवल टाटा कंपनी में आता है। इसके अलावा और कोई कंपनी टाटा नैनो जैसी गाड़ी नहीं बनाती है। सेम साइज का बनाती होगी पर उस कंसेप्ट का नहीं बनाती है जिस कंसेप्ट का टाटा नैनो है। जबकि आप देख लो बाकी जितना भी आपको व्हीकल मिल जाएगा, हर कंपनी में सेम कॉन्सेप्ट का आपको व्हीकल मिल ही जाना है, लेकिन टाटा नैनो का सेम कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेगा। रीजन भी जानते हो? टाटा कंपनी ने उसका पेटेंट करवा रखा है कि उसका मैन्युफैक्चरिंग वही कर सकता है और उसको बनाकर भी वही बेच सकता है। तो ये क्या इंश्योर करता है कि जो टाटा नैनो लवर होंगे, जो नैनो लवर होंगे, वो क्या करेंगे? टाटा कंपनी से ही खरीदेंगे। तो ये क्या कर दिया? पेटेंट इंश्योर कर दिया, आपके ग्राहक को फिक्स कर दिया कि जो जिसको नैनो से मोहब्बत है वो आइए टाटा कंपनी में और नैनो खरीद के जाइए। कमाई किसका बढ़ेगा? टाटा कंपनी का।
दैट इज व्हाट, दैट इज द पावर ऑफ पेटेंट। नेक्स्ट इज कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है? राइट टू पब्लिश। बच्चों अभी हाल फिलहाल में मैंने इनकम टैक्स और जीएसटी पे एक बुक लिखा है, मतलब ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स एंड जीएसटी, कि इनकम टैक्स कैसे भरे, जीएसटी कैसे भरे, ठीक है, उसका हमने किताब लिखा है। वो किताब अभी कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से अभी पब्लिश नहीं हो रहा है, पर वो सारे का सारा काम रेडी है और वो किताब पब्लिश होने वाला है। तो उस किताब को लिखा किसने? मैंने, ठीक है। मेरा नाम आप लोग जानते ही हो, राजेश सावरिया, ठीक है। तो मैंने वो किताब लिखा है और वो किताब मैंने क्या किया, एक पब्लिशिंग कंपनी को दे दिया, ठीक है। और पब्लिशिंग कंपनी को क्या बोला कि ये किताब मेरा है लेकिन तुम छाप सकते हो और छापो, छाप कर बेचो, ठीक है, और पर कॉपी से हमको 5 रुपए या 10 रुपए करके दे देना। अगर वो साल भर में सपोज अगर वो 10 लाख कॉपी बेचता है तो 5 रुपए के हिसाब से 50 लाख रुपए हमको मिलेगा। अभी मिल नहीं रहा है और ना ही 10 लाख कॉपी बिक रहा है। हम आपको एग्जाम्पल लिए, जब एग्जाम्पल लेंगे तो स्टैंडर्ड एग्जाम्पल लेंगे ना। अब हम आपको बोलेंगे 100 कॉपी बिक रहा है तो मेरा भी इज्जत का फालूदा होगा। अच्छा बात करते हैं हम लोग, तो अच्छा बात क्या की है कि सपोज मेरा 10 लाख कॉपी बिक रहा है, एक कॉपी का 5 रुपया मिलेगा तो 50 लाख रुपया मिलेगा, है कि नहीं। तो देखा जाए कॉपीराइट क्या होता है कि मैंने उस बुक का क्या करवा लिया, कॉपीराइट करवा लिया, कि उस किताब पे अधिकार मेरा है और फिर वो अधिकार मैंने एक पब्लिशिंग कंपनी को दिया कि ये लीजिए राइट टू पब्लिश, कि आप इस किताब को छाप सकते हैं। ये किताब के मालिक आप नहीं हो, मालिक तो हम हैं, लिखा मैंने है, लेकिन इसका मैं आपको अधिकार दे रहा हूं छापने का, और छाप के बेचो। जितना कॉपीज बेचोगे उतना कॉपी का हमको पर कॉपी XYZ अमाउंट चाहिए। दैट इज व्हाट कॉपीराइट। तो कॉपीराइट क्या है? इनटेंजिबल एसेट। कॉपीराइट, पेटेंट, गुडविल, इस सबका कोई फिजिकली अस्तित्व तो होता नहीं है, ठीक है, कोई फिजिकल एक्जिस्टेंस तो होता ही नहीं, ना ही कोई देख सकता है, ना ही कोई छू सकता है। तो कॉपीराइट इज व्हाट, इनटेंजिबल एसेट। सेम ट्रेडमार्क, आप लोग का फेवरेट कुरकुरे, मैगी, यू विल फाइंड के रैपर्स के बगल पीछे में FSSAI करके इस तरीके से लिखा हुआ रहता है। दैट इज व्हाट ट्रेडमार्क। ये ट्रेडमार्क इंश्योर करता है कि हाँ आप इसको खा सकते हो, ठीक है। आप मस्टर्ड ऑयल के पैकेट में देखना, जनरली आपको इस तरह का मार्का पाएगा, ISI, ठीक है। दिस इज व्हाट ट्रेडमार्क। हम लोगों के इंश्योर्ड का भी एक है, देखो C4। हम लोग के इंश्योर्ड जब आप आओगे तो आप लोग पाओगे इस तरीके का हम लोगों का ट्रेडमार्क है, ये हम लोगों का ट्रेडमार्क है, ठीक है। मतलब ये ब्रांड लोगो है कि अगर जैसे आप लोग नहीं होता है कि कोई भी प्रोडक्ट में सामान खरीदने का तो उसका लोगो देखकर पहचानते कि हाँ ये ओरिजिनल चीज है कि डुप्लीकेट चीज है। तो दैट इज व्हाट ट्रेडमार्क, जो ये इंश्योर करता है कि हाँ ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है। तो वो ब्रांडेड चीज में जब ट्रेडमार्क लगा हुआ रहता है तो वो चीज उतना तेजी से बिकता है कि नहीं। तो वो जो ट्रेडमार्क है दैट इज ऑल्सो व्हाट इनटेंजिबल एसेट। तो आज हम लोग क्या पढ़े, एसेट का मीनिंग और टाइप्स ऑफ एसेट, ठीक है। और टेंजिबल एसेट का बहुत सारे एग्जांपल देखे और इनटेंजिबल एसेट का बहुत सारे एग्जांपल देखे, इसको कॉपी कर लीजिए। तो बच्चों हमने आपको लास्ट 2 क्लास को रिवाइज करवाया और आज के क्लास में वैल्यू एडिशन में हमने आपको एसेट का मतलब बताया और टाइप्स ऑफ एसेट का मतलब बताया, ठीक है। लेकिन अभी एसेट खत्म नहीं हुआ है, एसेट अभी 50% हुआ है, अभी 50% और बाकी है, ठीक है। ये जो टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट आपने पढ़ा ना, ये फर्दर 5 पार्ट्स में क्लासिफाई हो जाता है। ये जो टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट आपने पढ़ा, ये फर्दर 5 पार्ट्स में क्लासिफाई हो जाता है। तो हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज और इंसॉल्वेंट, ये 3 चीज नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज आप लोग इसको प्रॉपर्ली रिवाइज कर लेना, ठीक है। फिर हम लोग इसके बाकी चीज नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।